बाज अर्जुन को उठाकर ऊपर आसमान में उड़ने लगता है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यहाँ कोई भी नहीं है। लगता है मुझे कुछ करना होगा। अर्जुन अब जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी निकालकर बाज के पैरों पर जोर से वार करता है। ये क्या किया तुमने? बाज चोट लगने की वजह से अर्जुन को छोड़ देता है और अर्जुन हिमालय पर्वत पर आकर गिरता है। आज तो बाल बाल बच गए। न जाने महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं। हरिपुर नामक गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान अपनी माँ सावित्री देवी के साथ रहता था। अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, पर अर्जुन का भाग्य कहीं न कहीं उससे नाराज था। बेटा अर्जुन, आज तू सुबह सुबह ही उठ गया, क्या जल्दी उठने का कोई विशेष कारण है? हाँ माँ, आज खेतों में ज्यादा काम है। अगर जल्दी न गया तो शाम से पहले पहले काम खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, चले जाना, पर आजा पहले नाश्ता कर ले। अर्जुन अब नाश्ता करके खेतों की तरफ चल देता है। आजकल मौसम अच्छा है, जल्दी जल्दी खेतों में फसलें बो देता हूँ ताकि जल्द से जल्द अच्छी फसलें निकल आए। अर्जुन दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करता था, फिर भी उसकी फसलें कभी भी अच्छी नहीं होती थी। हर साल मेरी फसलें अच्छी नहीं उगती, शायद इस बार। इतना कहते हुए अर्जुन सारा दिन खेतों में काम करता है। काम तो लगभग हो ही गया है, अब जो काम बाकी है वो खाना खाकर करूँगा। अर्जुन पास के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। तभी वहाँ अर्जुन का मित्र हरिया आ जाता है। और अर्जुन, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ खेतों का काम कैसा चल रहा है? खेतों का काम तो सही चल रहा है, लगता है इस बार और भी अच्छी फसलें निकलेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आ जाओ मिलकर खाना खाते हैं। हाँ क्यों नहीं, न की और पूछ पूछ। तू जानता है ना सावित्री काकी के हाथों का खाना मुझे कितना पसंद है। अब दोनों मित्र बैठकर खाना खाने लगते हैं। चल अर्जुन, अब मैं चलता हूँ, कुछ काम है वो निपटाते हैं। ठीक है। अर्जुन अब हरिया की बातें सोचने लगता है और मन ही मन कहता है, ऊपर वाले की कृपा से हरिया के खेतों में हमेशा अच्छी फसलें निकलती हैं। एक मैं ही हूँ जिसका भाग्य मानो उससे रूठा हुआ है। अर्जुन ये सोचकर फिर से अपने काम में लग जाता है। शाम होते ही अर्जुन वापस अपने घर लौट आता है। माँ, मैं घर आ गया। चल मुंह हाथ धो ले, मैं खाना निकालती हूँ। ठीक है माँ। खाना खाकर अर्जुन सो जाता है। माँ, मुझे ये बताओ, क्या भाग्य ही सब कुछ तय करता है? मेहनत का कोई मोल नहीं होता? देख बेटा, कभी कभी ऊपर वाला हमारी परीक्षा लेता है। भाग्य और मेहनत दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य को तभी बदला जा सकता है जब कड़ी मेहनत की जाए, और देखना एक दिन तेरे भी भाग्य खुलेंगे। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अर्जुन अपने खेत चला जाता है। तेज धूप में अर्जुन कड़ी मेहनत और लगन से काम करता है। आज तो काफी तेज धूप है, मेरे पसीने भी नीचे गिरने से पहले ही सूख जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आज काम खत्म करके ही घर जाऊंगा। अर्जुन काम खत्म करके अपने घर चला जाता है। कुछ महीने बीतते हैं और सबकी फसलें निकल आती हैं। और अर्जुन, इस बार तो तुम्हारी फसलें बहुत अच्छी निकली हैं। लगता है तुमने काफी मेहनत की है। हाँ हरिया, मैंने इस बार वाकई बहुत मेहनत की थी। अर्जुन अपनी फसलों को देखकर बहुत खुश होता है। अब मुझे घर जाना चाहिए, माँ को भी ये बात बतानी है। माँ ये सुनकर बहुत खुश होंगी। अर्जुन ये सोचकर अब घर चला जाता है। माँ, पता है क्या हुआ? क्या हुआ अर्जुन? माँ, इस बार गांव में सबसे अच्छी फसलें मेरी निकली हैं। तुमने सही कहा था माँ, मेहनत से ही भाग्य जुड़ा है। हाँ बेटा, ऊपर वाला अपनी कृपा हमेशा तुझ पर बनाए रखे। माँ, अब मैं 2 दिन बाद फसलों की कटाई करके उन्हें बाजार में बेच दूंगा और उन्हीं पैसों से
मैं और खेत खरीदकर ज्यादा खेती करूंगा। हाँ बेटा, जो तुझे ठीक लगे वो कर। अब रात को खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। आधी रात को सब सो ही रहे थे कि तभी अचानक तेज तूफान आने लगता है। अर्जुन बेटा उठ, देख तेज तूफान आ रहा है, लगता है तूफानी बारिश होगी। अरे माँ, कुछ नहीं होगा, सो जाओ, मुझे भी सोने दो। अर्जुन सावित्री देवी की बातों को टालकर सो जाता है। अर्जुन, अरे अर्जुन जल्दी से बाहर आ। क्या हुआ हरिया, इतनी जल्दी में क्यों हो? अभी कुछ मत पूछो, चलो मेरे साथ। हरिया तुरंत अर्जुन को लेकर खेत जाता है। जैसे ही अर्जुन अपना खेत देखता है वो हैरान हो जाता है। ये क्या हुआ? मेरी फसलें तो पूरी तरह खराब हो गई है। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? इस बार तो मेरी फसलें ही नहीं बची बेचने को। अब मैं क्या करूंगा? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। रो मत अर्जुन, रोने से फसलें ठीक तो नहीं हो जाएंगी ना। अब तुझे आगे के बारे में सोचना चाहिए। मैं एकदम कंगाल हो गया हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। मेरी अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। नहीं अर्जुन, ऐसा मत बोलो। जब ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो। तुम कुछ दिन जंगलों से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचो और उसी से गुजारा करो। बाकी ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन हरिया की बात मानकर अगले दिन पास के जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने लगता है। ये पेड़ ज्यादा बड़ा है, इसे काटता हूँ। आज तो इससे मुझे ज्यादा लकड़ियां मिलेगी। आज अर्जुन को ज्यादा लकड़ियां बेचनी थी, इसलिए वो जल्दी काम खत्म करके लकड़ियां बेचने चला जाता है। लकड़ियां तो सारी बिक गई, लेकिन फिर भी मुझे उतने पैसे नहीं मिले जितने मैं चाहता था। इतने कम पैसों में तो मैं फिर से खेती नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे करके अब अर्जुन थोड़े से पैसों में ही गुजारा करना सीख जाता है। एक दिन अर्जुन लकड़ियां काटकर लौट रहा था, तभी उसे एक साधु मिलते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम साधु बाबा। कल्याण हो पुत्र। बेटा, तुम बहुत परिश्रमी दिखते हो, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? जी बोलिए बाबा जी, कौन सी मदद चाहिए आपको? मुझे चंदन के पेड़ की कुछ लकड़ियां चाहिए, क्या तुम मुझे लाकर दे सकते हो? जी बाबा जी, जरूर। चंदन का पेड़ यहाँ पास में ही है। अर्जुन ये कहकर चंदन के पेड़ से लकड़ियां काटने चला जाता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन चंदन की कुछ लकड़ियां काटकर साधु बाबा के लिए लेकर आता है। ये लीजिए बाबा जी, आपकी लकड़ियां। जीते रहो बच्चा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम एक बहुत ही मेहनती इंसान हो, पर लगता है तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। जी बाबा जी, ऐसा ही है। मेरे भाग्य के कारण ही आज मैं यहाँ लकड़ियां काट रहा हूँ। अर्जुन साधु बाबा को सारी बात बताता है। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो बच्चा। अगर तुम हिमालय पर उस महात्मा से मिलो जो भाग्य की रेखाएं बदल सकते हैं, तो शायद तुम्हारे जीवन की रेखाएं भी बदल जाएं। क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। अगर ऊपर वाले ने कष्ट दिए हैं तो उसका निवारण भी दिया है। तुम कल ही उस महात्मा से मिलने निकल जाओ, वो तुम्हें उत्तर दिशा में मिलेंगे। ठीक है बाबा जी। साधु बाबा की बातों से अब अर्जुन को एक आशा की किरण दिखाई देने लगती है, इसलिए वो अगले ही दिन महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। हे ईश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूँ, इस बार मेरा काम खराब मत होने देना। अर्जुन सोचता है कि हिमालय पर जाने का रास्ता आसान होगा, पर वो रास्ता अर्जुन के लिए उतना ही कठिन साबित होता है। इतनी देर से मैं चल रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो महात्मा नहीं मिले। पर कोई बात नहीं, इस बार हार नहीं मानूंगा। महात्मा से मिलकर ही घर वापस जाऊंगा। अर्जुन को रास्ते में काफी भूख, प्यास और थकान महसूस होती है।
लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। मुझे बहुत प्यास लगी है। जो पानी मैं साथ लाया था वो तो खत्म हो गया। काश रास्ते में कोई नदी दिख जाए। अर्जुन चलते चलते ये सोच ही रहा था कि तभी सामने उसे एक नदी दिखाई देती है। अरे वाह, वो रही नदी। मैं जल्दी से अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। अर्जुन जैसे ही उस नदी के पास पानी पीने जाता है, वैसे ही उसकी नजर वहाँ तड़प रही एक मछली पर पड़ती है। अरे ये मछली तो मर रही है, मुझे इसे पानी में डालना चाहिए। अर्जुन ये कहकर उस मछली को पानी में डाल देता है और उसकी जान बचा लेता है। धन्यवाद अर्जुन, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी सहायता की जरूरत हो तो मुझे याद जरूर करना। मछली की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराता है और पानी पीकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद अर्जुन को एक पेड़ मिलता है जो आधा सूख चुका था। अरे ये कैसा पेड़ है जो आधा सूखा है और आधा हरा भरा है? ऐसा पेड़ तो मैंने आज तक नहीं देखा। अर्जुन, अगर तुम उस महात्मा से मिलो तो उससे पूछना कि मैं फिर से हरा भरा कैसे हो सकता हूं। ये बात तुम्हें कैसे पता चली कि मैं महात्मा से मिलने जा रहा हूं? मैं कब से एक व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो उत्तर की ओर जाएगा। उत्तर की ओर तो बहुत लोग जाते होंगे ना? नहीं, उस रास्ते पर केवल वही जाता है जिसे महात्मा ने मिलने के लिए खुद चुना हो। अच्छा, तो ये बात है, पर महात्मा मुझे मिलेंगे कहाँ? जहां तुम्हें सुकून का एहसास हो, महात्मा तुम्हें वहीं मिलेंगे। अब अर्जुन पेड़ की बात सुनकर आगे चल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। अब तो रात हो गई है। एक काम करता हूँ, यहीं रुक जाता हूँ। सुबह होते ही महात्मा से मिलने निकल जाऊंगा। अर्जुन ये कहकर एक बड़े से पेड़ के नीचे सो जाता है। सुबह होती है। इतनी जल्दी सुबह हो गई और पता भी नहीं चला, मानो जैसे अभी तो मैं सोया था। अब मुझे निकलना चाहिए। अर्जुन ये कहकर अब आगे बढ़ता है। चलते चलते रास्ते में एक बड़ा महल पड़ता है। इतना बड़ा और सुंदर महल तो मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन ये सुंदरी कौन है और इस तरह उदास क्यों बैठी है? अर्जुन से रहा नहीं जाता और वो उस सुंदरी से उसकी उदासी की वजह पूछता है। आप कौन हैं और यहाँ इस तरह उदास क्यों बैठी हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं इस महल की राजकुमारी हूँ। मेरे पास इतना धन होने के बाद भी मेरा दिल दुखी है। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। काश मैं महात्मा से मिल पाती तो उन्हें अपना दुख बताती। महात्मा? क्या ये वही महात्मा है जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ, जो उत्तर दिशा में रहते हैं? हाँ हाँ, अगर आप उनसे मिलिएगा तो कृपया करके उनसे पूछिएगा कि मैं इतनी धनवान होते हुए भी दुखी क्यों हूँ। ठीक है, मैं आपका कष्ट उन्हें जरूर बताऊंगा। अब मुझे चलना चाहिए। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन आखिरकार हिमालय पहुँच ही जाता है। इस हिमालय पर्वत पर तो कितना सुकून है। शायद यही वो जगह है जहां मुझे महात्मा मिलेंगे। अर्जुन खुद से ये बातें कह ही रहा था कि तभी उस पर्वत पर एक बड़ा सा बाज आ जाता है। इतना बड़ा बाज ये यहाँ क्यों आया है? तुम यहाँ हिमालय पर्वत पर क्यों और कैसे आए? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ कितना खतरा है? मुझे तो साधु बाबा ने भेजा था महात्मा जी से मिलने। मैं महाराज से मिलकर वापस चला आऊंगा। अर्जुन ये कह ही रहा था कि उतने में बाज अर्जुन को उठाकर ऊपर आसमान में उड़ने लगता है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यहाँ कोई भी नहीं है। लगता है मुझे कुछ करना होगा। अर्जुन अब जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी निकालकर बाज के पैरों पर जोर से वार करता है। ये क्या किया तुमने? बाज चोट लगने की वजह से अर्जुन को छोड़ देता है और अर्जुन हिमालय पर्वत पर आकर गिरता है। आज तो बाल बाल बच गए। न जाने महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे।
मिलेंगे भी या नहीं। अर्जुन अभी खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके सामने महात्मा आते हैं। आप कौन हैं? आप तो कोई आम इंसान नहीं लगते। क्या आप महात्मा हैं? हाँ, मैं ही महात्मा हूँ। तुम्हें चोट कैसे लगी? महात्मा जी, मुझे एक बाज ने पकड़ लिया था, इसलिए मुझे ये चोट लग गई। महात्मा अर्जुन की चोट पर अपना हाथ फेरते हैं और उसकी चोट तुरंत ठीक हो जाती है। तो बताओ, मुझे तलाश करते हुए तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे यहाँ साधु बाबा ने भेजा है ताकि आप मेरा भाग्य बदलने का कोई उपाय बताएं और मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। अर्जुन महात्मा को सारी बातें बताता है। महात्मा अर्जुन की बातें ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, मछली ने मोती निगल लिया है जो उसके गले में फंसा है। अगर वो मोती निकाल दिया जाए तो वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है महात्मा जी। और वो आधा सूखा हुआ पेड़, उसका क्या महात्मा जी? पेड़ की जड़ों के नीचे एक गड़ा हुआ खजाना है। अगर उसे निकाल लिया जाए तो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। महात्मा जी, और वो दुखी युवती, उसकी समस्या का क्या समाधान है आपके पास? जहां तक उस युवती का प्रश्न है, वो तब तक दुखी रहेगी जब तक कोई सच्चे मन से उसके साथ जीवन बिताने को तैयार ना हो। और मेरा भाग्य? तुम्हारा भाग्य तुम्हारी नीयत पर निर्भर करता है। चिंता मत करो, आज से तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। अर्जुन महात्मा की बात सुनकर खुश हो जाता है और फिर उनका धन्यवाद करके अपने घर वापस निकल पड़ता है। रास्ते में उसे फिर से वही मछली मिलती है तो अर्जुन उससे कहता है, तुम्हारे गले में एक मोती फंसा है, लाओ मैं निकाल देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। इस मोती को अब तुम रख सकते हो। ये मोती अब तुम्हारा हुआ। ये तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। नहीं, मैं इस मोती को नहीं ले सकता। तुम किसी जरूरतमंद को दे देना। अर्जुन ये कहकर मछली को वो मोती लौटा देता है और आगे बढ़ जाता है। फिर अर्जुन उस आधे सूखे पेड़ के पास पहुंचता है। सुनो, तुम्हारे नीचे एक खजाना है जिसे निकालते ही तुम पूरे हरे भरे हो जाओगे। पेड़ बहुत कोशिश करता है पर वो खजाना निकाल नहीं पाता। अब अर्जुन उसकी मदद करता है और खजाना बाहर निकाल देता है। अरे वाह, मैं तो फिर से हरा भरा हो गया। अर्जुन, तुम चाहो तो ये खजाना तुम्हारा हो सकता है। इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैंने तो केवल सहायता का वादा किया था, स्वार्थ का नहीं। नहीं, मैं खुद की मेहनत से अपना भाग्य बदलना चाहता हूँ, इस खजाने की मदद से नहीं। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। अब मैं चलता हूँ। अर्जुन खजाना नहीं लेता और आगे बढ़ जाता है। आखिर में अर्जुन उस दुखी राजकुमारी के पास पहुँचता है। महात्मा ने आपके दुख का निवारण बताया है। अगर आप चाहती हैं कि आपके जीवन से दुख खत्म हो जाए तो आपको किसी सच्चे व्यक्ति से विवाह करना होगा। मेरा नाम जानकी है और मुझे तुम जैसे वर की ही तलाश थी। अब मेरी तलाश पूरी हुई। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगे? अर्जुन कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। जानकी खूबसूरत होने के साथ मन से भी सच्ची और सरल है। मुझे इससे अच्छी पत्नी शायद ही मिले। मुझे हाँ कर देनी चाहिए। अर्जुन अब राजकुमारी जानकी से विवाह कर लेता है और वापस अपने गांव लौट आता है। अगली सुबह अर्जुन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं खेतों में जा रहा हूँ। तुम अपना और अपनी बहू का ख्याल रखना। हाँ बेटा, तू निश्चिंत होकर जा। मैं और जानकी एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। हाँ, आप जाइए और खूब मन लगाकर काम कीजिए। ऊपर वाले ने चाहा तो अब आपका भाग्य जरूर बदलेगा। अर्जुन अब अपने हिस्से की जमीन पर खूब मेहनत करना शुरू कर देता है। अब तो महात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है। अब मेरा भाग्य भी जरूर बदलेगा। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है।
अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ साधु आ जाते हैं। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव पुत्र। अर्जुन, तुम अपनी सारी परीक्षाओं में सफल हुए हो। तुम्हारी ईमानदारी, निस्वार्थ भाव और सच्चाई ही तुम्हारे भाग्य को बदलेंगी। अब तुम निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। धन्यवाद बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए। अर्जुन को आशीर्वाद देकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और अर्जुन फिर से अपने काम में लग जाता है। कई महीनों बाद अर्जुन के खेतों में हरी भरी चमचमाती फसल निकल आती है। माँ देखो ना, धीरे धीरे करके मेरा भाग्य किस तरह बदल गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मेहनत अब सफल हो रही है। मेरे खेतों में बहुत अच्छी फसल निकली है। हाँ बेटा, ये तेरे अच्छे कर्मों का ही फल है। तेरे निस्वार्थ भाव और ईमानदारी से ही तेरे भाग्य का ताला खुला है। हमेशा इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना बेटा। माँ जी ठीक कह रही है। ईश्वर हमारे भाग्य को कब और कहाँ बदल दे, हम सोच भी नहीं सकते। हाँ सही कहा। अब इन फसलों को मैं बाजार में बेच दूंगा। 2 दिन बाद अर्जुन अपनी फसलें बाजार में बेच आता है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेरी फसलें इतने अच्छे दामों में बिक गई। अब लग रहा है सच में मेरा भाग्य बदल रहा है। अब अर्जुन की मेहनत से धीरे धीरे उसके घर के हालात एकदम ठीक हो जाते हैं। अब अर्जुन और उसका परिवार एक सुखी जीवन गुजारने लगते हैं। रामू नाम का एक आदमी था जो बड़ा ही गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करके जो भी दिन भर में कमाता था, रात में उसे खाने पीने में खर्च कर देता था। उसका यही उसूल था कि रोज कमाओ और रोज खाओ। एक दिन, ओह, आज तो इतनी मेहनत के बाद मुझे 50 रुपए मिले हैं। अब क्या करूं इसका? इसे बचा के रखने से क्या ही फायदा। चलो एक काम करता हूं, आज गर्मा गर्म हलवा पूरी खरीद के खाता हूं। वैसे भी कल रात सिर्फ 1 रोटी ही खाई थी और आज दिन भर कितनी मेहनत भी की है मैंने। ये सोचकर रामू एक हलवा पूरी के ठेले के पास जाता है और गर्मा गर्म हलवा पूरी खरीद लेता है। उसे लेकर वो अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगता है। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही इस हलवा पूरी से। मुझे तो घर पहुंचने का इंतजार ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि अभी ही इसे खा जाऊं। रामू ख्यालों में गुम था कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी औरत दिखती है जो ठंड से कांप रही थी। आसपास और कोई भी नहीं था और जो कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें बूढ़ी औरत की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरे, ये बूढ़ी दादी तो ठंड से कांप रही है। मेरे पास एक शॉल है, एक काम करता हूँ, मैं इन्हें दे देता हूँ। रामू के पास एक ही फटी पुरानी शॉल थी और वो बूढ़ी दादी को उड़ा देता है। ये लो अम्मा, इससे तुम्हें कुछ आराम मिलेगा। इस बार बहुत सर्दी पड़ रही है ना? हाँ हाँ, इसे रख लो। रामू बड़ा ही दिल वाला था और उसकी मुस्कान देखकर बूढ़ी अम्मा भी मुस्कुराने लगी। उन्हें लगा कि रामू भला आदमी है, इसलिए उन्होंने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, बेटा तुम बहुत नेक आदमी लगते हो। मुझे बहुत भूख लग रही है। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को दे दो, बहुत मदद हो जाएगी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर रामू सोच में पड़ जाता है। अरे अब क्या करूं? मेरे पास तो बस ये हलवा पूरी ही है, लेकिन अगर मैंने इन्हें दे दी तो मैं क्या खाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसे स्वार्थी होकर मैं इन्हें मना नहीं कर सकता। अरे मैं तो कल भी मेहनत से कमा लूंगा, मगर ये इस उम्र में क्या करेंगी? ये सोचकर रामू हलवा पूरी भी बूढ़ी औरत को खिला देता है। पेट भर भोजन करने के बाद बूढ़ी औरत रामू से कहती है, बेटा तुम बहुत नेक आदमी हो। ये लो, ये अपने साथ रख लो। बूढ़ी औरत रामू के हाथ में 4 आने के सिक्के थमा देती है। अरे ये क्या, 4 आने? भला इनका मैं क्या करूंगा? इनसे तो कुछ खाने को भी नहीं आएगा अम्मा।
इन्हें तुम ही रख लो। बेटा, ये 4 सिक्के तुम्हारी तकदीर भी बदल सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ संभाल कर रखना। ये सुनकर रामू को तो कुछ भी समझ नहीं आता, मगर फिर भी वो उन 4 सिक्कों को अपने पास संभाल कर रख लेता है और वापस अपनी झोपड़ी में लौट जाता है। वो अपनी खटिया पर लेट जाता है, मगर उसके पेट में से आवाजें आ रही थी। ओफो, बड़ी भूख लग रही है। घर में भी कुछ खाने के लिए नहीं पड़ा है। कल रात को बस एक सूखी रोटी खाई थी। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या खाऊं? एक बार फिर से घर में देख लेता हूं, क्या पता कुछ मिल जाए। रामू घर में खाली डिब्बों को फिर से खोलकर देखने लगता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी उसकी जेब से एक सिक्का निकलकर गिर जाता है और वो लुढ़कते हुए सीधा घर के बाहर चला जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या? मेरा सिक्का? रामू सिक्के को पकड़ने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर बगल वाले घर पर पड़ती है और वहाँ का नजारा देखकर वो चौंक जाता है। उस घर में एक चोर खिड़की से बाहर निकल रहा था। अरे ये क्या? ये तो जमींदार बिरजू का घर है और इसके घर में तो चोरी हो रही है। अब क्या करूं? अरे क्या करूं? लेकिन तभी जैसे ही चोर खिड़की से बाहर कूदता है, वो मुंह के बल गिर जाता है और उसके झोले में से कुछ सामान निकलकर फैल जाता है। रामू का एक आने का सिक्का भी लुढ़क कर वहीं चला गया था। अरे ये क्या? मेरा सारा सामान अभी जल्दी से उठा लेता हूँ। चोर सारा सामान समेटने लगता है और उसे लगता है कि वो एक आने का सिक्का भी उसी की झोली से गिरा है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, रामू उसे पकड़ लेता है और शोर मचाने लगता है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे मैंने चोर को पकड़ लिया। अरे गांव वालों, जागो जागो। अरे ओ बिरजू जमींदार भाई, जागो, तुम्हारे घर में चोर आया है। गांव वालों जागो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ऐसा हल्ला सुनकर तो थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है और बिरजू भी घर से बाहर निकलकर आ जाता है। अब तो कई गांव वाले मिलकर चोर को पकड़ लिए थे। अरे रामू, ये क्या हो रहा है? कौन है ये? अरे बिरजू भाई, ये चोर तुम्हारे घर में चोरी करके भाग रहा था। मैंने इसे पकड़ लिया। इसके झोले में देखो, तुम्हारे घर के कीमती गहने और पैसे हैं। ये सुनकर बिरजू झट से चोर का झोला खोलकर देखता है और उसके सारे गहने पैसे मिल जाते हैं। अरे रामू भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इस चोर को पकड़वाया, वरना आज तो मैं लूट जाता। ये लो, इसका इनाम। मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दे रहा हूँ, इसे रख लो। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए भैया। मैंने किसी लालच के लिए मदद नहीं की। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ और इसीलिए तो खुश होकर तुम्हें इनाम दे रहा हूँ। रामू पहले तो वो सिक्का लेने में हिचकिचाता है, मगर फिर वो उसे रख लेता है। गांव वाले चोर को पकड़कर ले जाते हैं और रामू घर में आकर लेट के सोचने लगता है। बड़ी अजीब बात है, थोड़ी ही देर में कितना कुछ हो गया। मेरे उस एक आने के सिक्के के बदले मुझे एक सोने का सिक्का मिल गया। अब कल मैं उसे बेच दूंगा और फिर मुझे उसके बदले बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ये सोचकर रामू सो जाता है और अगले दिन सुबह सुबह वो सुनार की दुकान जाने के लिए चल देता है। लेकिन गांव के सुनार की दुकान बंद थी। ये देखकर रामू सोचता है, ओफो, इस गांव में तो एक ही सुनार की दुकान है और वो भी बंद है। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, दूसरे गांव जाता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे जंगल पार करके जाना होगा। रामू थोड़ा सोचकर दूसरे गांव जाने का फैसला करता है। वो जंगल पार करते हुए आगे बढ़ने लगता है कि तभी बीच जंगल में उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। बीच जंगल में लड़की के रोने की आवाज? ये कैसी माया है भला? भला यहाँ कोई लड़की कैसे आ सकती है? रामू आवाज का पीछा करने लगता है और देखता है कि एक बड़े से पेड़ के ऊपर डाल पर एक छोटी लड़की बैठी हुई थी और रोई जा रही थी। अरे कौन हो तुम? और यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? क्यों रो रही हो? कहीं तुम कोई चुड़ैल तो नहीं? नहीं नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ फंस गई हूँ। मुझे पेड़ पे ऊपर चढ़ना तो आता है, मगर उतरना नहीं आता।
और मेरे दोस्त मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गए। मगर मगर तुम यहाँ जंगल में खेलने ही क्यों आई? अरे यहाँ बहुत खतरा है। मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ पर एक नदी है, उस नदी में अगर एक सिक्का डालो तो उसमें से एक परी निकलती है और वो आपकी सारी इच्छा पूरी कर देती है। मुझे भी मेरी एक इच्छा पूरी करवानी थी, इसलिए मैं यहाँ आई। क्या? मगर फिर तुम पेड़ पर क्या कर रही हो? वो हमें नदी नहीं मिल रही थी तो हमने सोचा कि हम पेड़ पर चढ़कर नदी ढूंढेंगे। सबने मुझे ही पेड़ पर चढ़ने को कहा और जब मैं चढ़ी तो सब मुझे छोड़कर भाग गए। ये क्या? तुम्हारे दोस्त तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने ऊपर आता हूँ। रामू पेड़ पर चढ़ जाता है और बच्ची से कहता है, चलो हम नीचे चलें, फिर तुम यहाँ से वापस अपने घर चली जाना। नहीं नहीं, वो देखिए, वो रही नदी यहाँ से दिखती है, आप मुझे वहाँ ले चलिए ना। क्या? अरे मगर ये परी जैसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। नहीं नहीं, मुझे नदी के पास जाना है, जाना है, जाना है। लेकिन बच्ची की जिद के आगे रामू को हार माननी पड़ी और उसे नीचे उतारकर वो नदी के पास ले गया। ये लो, पहुंच गए हम नदी के पास। अब तुम इसमें सिक्का डालो और देखो परी निकलती है या नहीं। लेकिन ये सुनकर बच्ची फिर से रोने लगती है। मगर मेरा सिक्का तो मेरे दोस्त के पास था और अब तो सब चले भी गए। अब मैं क्या करूं? मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? ये सुनकर रामू को याद आता है कि उसके पास अभी भी 3 सिक्के बचे हुए थे। अरे हाँ, ये लो, तुम ये सिक्का ले लो और इसे पानी में डाल दो। बस रोना बंद करो। सिक्का पाकर बच्ची खुश हो जाती है और उसे पानी में डाल देती है और वाकई में पानी में से एक परी निकल कर आती है। ये देखकर तो रामू भी हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। कहो बेटा, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करूं? परी परी, मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है। इस दुनिया में मेरा उनके सिवा कोई भी नहीं है। तुम उनकी तबीयत ठीक कर दो। वैद्य जी ने भी कहा है कि कोई उन्हें ठीक नहीं कर सकता, पर तुम उन्हें ठीक कर दो ना। ठीक है, अब तुम्हारी दादी की तबीयत एकदम सही हो जाएगी। जाओ, उनके पास वापस लौट जाओ। ये कहकर परी गायब हो जाती है और रामू भी इस बच्ची की बात सुनकर हैरान हो जाता है। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास छोड़ आता हूँ। वो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। रामू उस बच्ची को उसकी दादी के घर छोड़ आता है और जैसे ही बच्ची देखती है कि अब उसकी दादी एकदम ठीक हो चुकी है, वो दौड़कर जाकर उन्हें गले लगा लेती है। दादी, आप ठीक हो गई? मैंने जंगल में जो नदी है ना, वहाँ वाली परी से मदद मांगी थी और उसने कहा था कि आप झटपट सही हो जाओगे। और ये भैया ने ही मुझे अपना सिक्का दिया और मुझे पेड़ से भी उतारा। इन्होंने मेरी बहुत मदद की। ये सब सुनकर उसकी दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रामू से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी पोती की मदद की। इसके बदले मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। उसके अलावा तो मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। रामू भोजन करने बैठ जाता है और इतने दिनों के बाद उसने घर का बना इतना अच्छा भोजन करा था, उसे खाकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। वाकई में आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया है। बचपन में मेरी माँ भी ऐसा ही भोजन बनाती थी मेरे लिए। तो अब मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ ना, और ये तुम्हारी छोटी बहन। तुम्हें जब भी मेरे हाथ का भोजन करना हो, यहाँ आ जाना। बूढ़ी दादी की ये बात सुनकर रामू को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब वो उन दोनों से अलविदा लेता है। आपका शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, मुझे इस गांव के सुनार के पास जाना है। रामू ये कहकर सुनार की दुकान की तरफ चल देता है कि तभी रास्ते में उसे एक पति पत्नी अपने घर के बाहर बैठे हुए दिखाई देते हैं। रामू उनसे पूछता है, क्या आप दोनों जानते हैं
कि यहाँ सुनार की दुकान कहाँ है? मैं दूसरे गांव से आया हूँ। अरे मैं ही तो हूँ वो सुनार। बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? क्या? मगर आपकी दुकान वो कहाँ गई? मेरी दुकान? वो तो अब मेरी नहीं रही। मैंने गांव के कई लोगों को लूटा था। इस वजह से मुझे महाराज से सजा मिली और उन्होंने मेरी दुकान बंद करवा दी। क्या? मगर फिर अब मैं क्या करूं? मुझे तो ये सोने का सिक्का बेचना था ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। फिर तो तुम इसे महाराज के पास ले जा सकते हो, वही तुम्हारा ये काम कर सकते हैं। तभी सुनार की पत्नी कहती है, मेरे ख्याल से तो आपको भी महाराज के पास जाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। क्या पता वो आपको माफ कर दे। हाँ, ठीक कहती हो तुम। चलो भाई, मैं भी तुम्हारे साथ महल चलता हूँ। ठीक है। फिर रामू और सुनार दोनों महल की तरफ चल देते हैं, लेकिन आधे रास्ते में उन्हें एक बाबा दिखते हैं जिनके सामने एक खाली घड़ा रखा हुआ था। बाबा उन दोनों को रोकते हुए कहते हैं, मेरी मदद करो बच्चों, इस घड़े में 3 सिक्के डालो। क्या? मगर क्यों? उससे क्या होगा? मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से मैं 3 दिन में मर जाऊंगा। लेकिन ये घड़ा, ये जादुई है। जैसे ही कोई नेक आदमी इस घड़े में 3 सिक्के डालेगा, इसमें जादुई पानी भर जाएगा और वो पानी पीकर किसी की भी बीमारी ठीक हो सकती है। मगर मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैंने बहुत लोगों को लूटा है और उन्हें परेशान किया है। मैं नहीं जानता कि मैं एक अच्छा आदमी हूं या नहीं, मगर मेरे पास 3 सिक्के मौजूद हैं, 2 आने के और 1 सोने का, और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर बाबा मुस्कुरा देते हैं और रामू को घड़े में सिक्के डालने का इशारा करते हैं। जैसे ही रामू घड़े में सिक्के डाल देता है, उस घड़े में अपने आप पानी भर जाता है। ये देखकर बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये कहकर बाबा थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और फिर रामू से कहते हैं, लो बेटा, इस घड़े को तुम अब अपने साथ महल ले जाओ, ये तुम्हारा काम आएगा। मगर ये मेरे किस काम आएगा बाबा? और अब मैं महल जाकर क्या करूंगा? मेरा सिक्का तो मैं इस घड़े में डाल चुका हूँ। नहीं बेटा, ये घड़ा खाली तो नहीं हुआ है ना, इसमें अभी भी ये जादुई जल है और तुम्हें महल जाना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है और तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ। हाँ दोस्त, ये सही कह रहे हैं। आओ मेरे साथ चलो। ठीक है, फिर चलो। रामू और सुनार महल की तरफ चल देते हैं और अब उनके हाथ में वो घड़ा भी था। लेकिन जैसे ही वो महल पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि महल में बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। सभी सेवक इधर उधर भाग रहे थे। रामू एक सेवक को रोकते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ? यहाँ सब इतना हैरान परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या महल में कुछ गड़बड़ हो गई है? आज महाराज अचानक से सभा में बेहोश हो गए और वैद्य जी का कहना है कि किसी ने उसके खाने में जहर मिला दिया था। ये किसी की साजिश थी। अब तक पता नहीं चल पाया है और महाराज की हालत बिगड़ती जा रही है। ये सब सुनकर सुनार और रामू एकदम चौंक जाते हैं। भला ये कैसे मुमकिन है? महल में आकर महाराज के खाने में जहर कौन मिला सकता है? अभी वो जरूरी नहीं है दोस्त। अभी महाराज का बचना ज्यादा जरूरी है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन तभी रामू को उसके हाथ में पकड़े हुए घड़े के बारे में याद आता है। अरे ये घड़ा, इसमें अभी भी जादुई पानी मौजूद है। आप हमें महाराज के पास ले चलिए। ये जादुई पानी पीने से वो एकदम बेहतर हो जाएंगे। क्या? क्या सच में? हाँ, मगर देर मत करिए, जल्दी से हमें महाराज के पास ले चलिए। सेवक जल्दी से रामू और सुनार को महाराज के कक्ष में ले जाता है, जहाँ महाराज बेहोश थे। ये लीजिए वैद्य जी, महाराज को ये जल पिला दीजिए। ये जादुई जल है, इससे वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, लाओ मुझे ये जल दे दो।
वैद्य तुरंत महाराज को वो जल पिलाते हैं और सच में ठीक वैसा ही होता है जैसा रामू ने कहा था। महाराज एकदम ठीक हो जाते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या हम सच में ठीक हो गए? ये सब कैसे हुआ वैद्य जी? हमें तो यकीन नहीं हो रहा। हमें तो लगा था कि आज हमारा अंतिम दिन है। महाराज, ये सब इसकी वजह से हुआ है। इन्होंने मुझे एक घड़े में भरा हुआ जादुई जल दिया और उसे आपको पिलाते ही आप एकदम ठीक हो गए। महाराज, मैं इस गांव का नहीं हूं। ये सुनार जी मुझे यहां लेकर आए थे और ये आपसे माफी भी मांगना चाहते थे। वो जादुई जल मैंने ही दिया जिससे आपकी तबीयत सुधर गई। आप दोनों की वजह से मैं एकदम ठीक हो गया। सुनार, मैं तुम्हारी दुकान आजाद करता हूं, मगर अब वादा करो कि तुम दोबारा ऐसा काम नहीं करोगे जिससे गांव वालों को तकलीफ हो। क्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं अब से कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। मगर ये रामू बहुत नेक दिल आदमी है। असलियत में आपकी जान तो इन्होंने बचाई है। और रामू, तुम एक अच्छे आदमी हो। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? महाराज, मैं एक मामूली मजदूर था, लेकिन मैं बहुत गरीब हूं। क्या मुझे आपके महल में कोई नौकरी मिलेगी? तभी अचानक से वहाँ कुछ सैनिक आते हैं जिन्होंने महल के मंत्री को बंदी बनाया हुआ था। महाराज, आपको मरवाने की साजिश में इस मंत्री का ही हाथ था। हाँ महाराज, हमने उन्हें बात करते हुए सुना है। यही जिम्मेदार है। क्या? फिर तो इन्हें अभी ही कारागार में डाल दो। महाराज का आदेश सुनकर सैनिक मंत्री को ले जाते हैं और महाराज कुछ सोचते हुए रामू से कहते हैं। रामू, आज से तुम मेरे महल के मंत्री हो और तुम्हें उसके बदले अच्छा वेतन मिलेगा और तुम यहाँ रह भी सकते हो। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? महाराज की ये बात सुनकर तो रामू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो महाराज से कहता है, जी महाराज, मुझे मंजूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से उन 4 आने के सिक्कों की मदद से रामू की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो एक गरीब मजदूर से एक महल का मंत्री बन जाता है। मगर इसमें सिर्फ सिक्कों का खेल नहीं था, बल्कि रामू का नेक दिल भी था। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।